हूँ सब लोग ठीक होंगे। Now just tell me, are you trying to build a successful career in logistics and supply chain industry? But when it comes to interview time, then everyone got puzzled कि how to answer those tricky questions, especially when they are related to warehouse management, inventory control, audits, transportation, distribution, cost reduction, process improvement, customer relationship, warehouse layout, warehouse costs, warehouse KPIs, and so on. इफ यस देन यू आर एट द राइट प्लेस। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है और मुझे 20 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन फंक्शंस का। और अभी मैंने ब्रांड न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम लॉजिस्टिक्स मेंटोर है। और द मेन पर्पज टू स्टार्ट दिस चैनल इज टू सिंप्लीफाई प्रोफेशनल लॉजिस्टिक्स नॉलेज एंड prepare for the interview question for all of us. So, in this channel, as I told you, that we will go deep inside the basics and advanced concepts of warehouse operations, inventory control, supply chain, and all these things. But now, I think this channel is equally important for both of the persons, whether you are trying to start a new career and or either you are a professional who want to up skills and their knowledge. So if you are ready to learn something good, then please do like, share, and subscribe this channel and turn on the bell notification so that you never miss any lesson. Now let's come to our first topic. Now in first topic we will learn what is warehouse management. सो हम इस चैप्टर में चेक करेंगे कि वेयर हाउस होते क्या है, वेयर हाउसिंग क्या होती है और वेयर हाउस होने क्यों जरूरी है। देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग ए वेयर हाउसेस। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं ना एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था वेयर हाउस मैनेजर के लिए। तो वहाँ पे जो मेरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर था उसने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे पूछा कि भाई आप ये बताओ मैं आपको क्यों लूँ, मुझे तो वेयर हाउस की ही जरूरत नहीं, वेयर हाउस में लूं क्यों। देन आई सेड कि सर टू स्टोर अ मटेरियल वी नीड अ वेयर हाउस। देन इमीडिएटली ही सेड कि मैं मुझे स्टोर करने की जरूरत क्या है, मैं फैक्ट्री से मटेरियल बनाऊंगा और कस्टमर को डायरेक्ट भेज दूंगा, तो वेयर हाउस पे मैं अननेसेसरी के क्यों एक्सपेंस करूं। तो ये कुछ क्वेश्चन सुन के मैं रियली बताऊं तो आई गॉट पजल्ड एंड आई डोंट हैव इमीडिएट आंसर एंड आई लूज माई कॉन्फिडेंस। और उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ मेरा उसका रिजल्ट ये रहा कि I got rejected and I came back to the pavilion. So it is very important to learn why we need warehouse and what is the benefits of having a warehouse is. फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम चेक करेंगे वेयर हाउस कितने टाइप का होता है और फिर आइडियल वेयर हाउस की करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। फिर वेयर हाउस तो आपने ले लिया है लेकिन उसमें कंपनी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट रखा है इन फॉर्म ऑफ गुड्स, तो उसकी सेफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कंपनी का पैसा रखा हुआ है। फिर वेयर हाउस के फंक्शंस क्या होते हैं, फिर वेयर हाउस रन करने के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या मेजर इशू होते हैं और उनको रिजोल्व कैसे किया जाता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेयर हाउस कॉस्ट्स क्या होती है और उन कॉस्ट को सेविंग कैसे की जा सकती है, क्योंकि वेयर हाउसेज के ऊपर ये ऑलवेज एक प्रेशर रहता है कि वेयर हाउस में कॉस्ट आप रिड्यूस करो। एंड देन वी विल लर्न कि वेयर हाउस की केपीआई क्या होती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को मेजर नहीं करोगे तो इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। इन केपीआई को मोस्टली रिव्यू मीटिंग्स में डिस्कस किया ही किया जाता है। और फिर इंडिया में वेयर हाउस रन करने के लिए गवर्नमेंट के क्या कंप्लायंस है हम लोगों को वो भी फुलफिल करने होते हैं। सो उसकी भी हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। और फिर वेयर हाउस रन करने के लिए एक वेयर हाउस मैनेजर की जरूरत तो होती है। So we will learn what are the skills of a warehouse management manager and what should be his responsibility to work in a warehouse as a manager. Okay, now we will think कि what is warehouse, warehouse होते क्या है और warehousing किसे कहते हैं। तो in simple words we can say that warehouse is a commercial building used to store the company's capital investment in form of goods which has been purchased or manufactured फॉर सम बिजनेस पर्पजेज। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है उसको बिजनेस करने के लिए मटेरियल की आवश्यकता होती है। मटेरियल या तो परचेज किया होगा उसने या मैन्युफैक्चर किया होगा, तो उसमें उसका कंपनी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो एक तरह से कंपनी का मटेरियल पैसा है। वो सिंपली एक मटेरियल गुड्स नहीं है, वो कंपनी का पैसा लगा हुआ है इन फॉर्म ऑफ गुड्स, जिसको रखने के लिए हमें कमर्शियल बिल्डिंग की, ऑथराइज कमर्शियल बिल्डिंग की जरूरत होती है जिसको कि हम वेयर हाउस कह सकते हैं। और more simplify we can say that ki warehouse are the plain large building mostly located in industrial areas of cities, towns, villages. They are loading and unloading docks for loading and unloading of the
गुड्स मतलब ये हुआ कि जो वेयर हाउसेज होते हैं बड़ी प्लेन बिल्डिंग्स होती है जो कि लार्जली सिचुएटेड होते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में, टाउन्स में, विलेजेस में। और इनमें लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए लोडिंग एंड अनलोडिंग सेपरेट डॉक्स होती हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट वेयर हाउसेज आर द कमर्शियल बिल्डिंग यूज टू स्टोर द गुड्स that can be raw material, semi finished or finished also prior to their यूज और सेल। मतलब वेयर हाउस वो बिल्डिंग हो गई है कि जिसमें हम लोग कंपनी का मटेरियल रखते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल के रूप में भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकता है। और वो उसको हम तब तक हम अपने पास स्टोर करके रखते हैं जब तक कि उसको यूज ना हो या फिर उसके लिए हमारे पास सेल्स ऑर्डर ना आ जाए। ओके, नाउ अब लेट्स अंडरस्टैंड कि वेयरहाउसिंग किसे कहते हैं। वेयरहाउसिंग मीन्स स्टोरेज एंड accumulation of goods on a large scale in a systematic and orderly manner and preserve them from rain, dust, water, moisture, fire and other likely dangers and make goods available in the perfect condition at the time of requirement। इसका मतलब ये होगा कि वेयरहाउसिंग का मतलब होगा कि आप लार्ज स्केल पे गुड्स को एक्यूमुलेट करते हो किसी वेयरहाउस में इन ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली मैनर में। मतलब सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली मैनर मीन्स कि लॉजिकल वे में कि सपोज करो एक मटेरियल प्रोडक्ट आपको बनाना है तो उसके बॉम में जितने भी मटेरियल होते हैं उनको सबको एक जगह का रखा जाता है ताकि उनको इजीली ट्रेसेबल किया जा सके। तो इसका मतलब हुआ सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली मैनर का मतलब मटेरियल कैन बी रिट्रीव इन ए एफिशिएंट वे एंड दैट देन कीप दिस मटेरियल prior to their use in the warehouse and keep them safe। किसी भी तरह की उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना उसको बारिश होनी चाहिए, ना उस पर धूल जमनी चाहिए, ना उस पर मॉइस्चर आना चाहिए, ना वहाँ पे अगर कोई फायर वगैरह की इंसिडेंट होती है तो उन सब चीज़ों से बचाना। और जब कभी भी उस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उस मटेरियल को परफेक्ट कंडीशन में प्रोवाइड करवाना ही वेयर हाउसिंग कहलाता है। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड इट। हाँ तो दोस्तों अभी क्वेश्चन आया कि वाई वी नीड वेयर हाउस, बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ए वेयर हाउस मीन्स कि हमें वेयर हाउस की जरूरत क्यों होती है और अगर हमारे पास वेयर हाउस है तो उसके हम लोगों को क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ कि लाइक हमारे हाउस होल्ड बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जैसे गेहूं हो गया, आटा हो गया, चावल हो गए, दालें हो गई। इन सब चीज़ों को हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं तो बल्क क्वांटिटी में खरीद के लाते हैं, लेकिन सेम डे हम उनको अपने घर पे लाने के बाद कंज्यूम नहीं कर सकते ना। तो हम लोगों को ये स्टोर करना पड़ता है। तो जब हम एक मतलब एक बहुत ही छोटी सी यूनिट अपने घर में भी मटेरियल रखने के लिए हमें एक स्टोरेज स्पेस की जरूरत होती है। तो उसी तरह से जो भी कंपनियां होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनको बड़ी या छोटी कैसी भी कंपनी क्यों ना हो, उनको मटेरियल बिजनेस करने के लिए अलग अलग तरह के मटेरियल की जरूरत होती है। और कई बार क्या होता है कि मान लिया मटेरियल की डिमांड आ गई है लेकिन मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनका तो बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो कंपनीज क्या करते हैं कि अलग अलग तरह का मटेरियल टाइम टू टाइम मंगा के अपने अवेलेबल रखती हैं अपने गोडाउन में, ताकि वेन एवर दे वर बी डिमांडेड बाय द कस्टमर दे कैन सप्लाई द मटेरियल इमीडिएटली। तो इस तरह से वेयर हाउस की बहुत ही इमरजेंसी होती है और जरूरत होती है। और वेयर हाउस की इमरजेंसी सिर्फ बड़ी कंपनीज को ही नहीं, छोटे छोटे रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, इंपोर्टर सबको जरूरत होती है। इवन जो कस्टम हाउसेज होते हैं वो भी अपने पास वेयर हाउस की रखते हैं, क्योंकि उनको भी इंपोर्टेड गुड्स जो आता है उनको रखने के लिए भी स्पेस की जरूरत होती है। और अगर आप मोर प्रिसाइसली वे में इसको देखना चाहते हो, आप देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि सीजनल प्रोडक्शन होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे आइटम होते हैं जिनका जो प्रोडक्शन होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम पर ही होती है, लेकिन उसका जो कंजम्पशन होता है थ्रू आउट द ईयर होता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में सिंपल एग्जांपल आपको समझाऊं तो जैसे गेहूं हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गए, ये कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर ही बनते हैं, प्रोडक्शन होती है इनकी। लेकिन इनको हम लोग कंज्यूम करते हैं पूरे साल। तो पूरे साल की सप्लाई को बनाए रखने के लिए हमें इन मटेरियल इन आइटम्स को स्टोर करने की जगह तो चाहिए ना। उसके लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, एक वेयर हाउस की जरूरत है जहाँ इनको सेफली रखा जा सकता है और जब इनकी डिमांड हो तब इनको सप्लाई किया जा सकता सके। ऐसे ही एक दूसरी चीज होती है सीजनल डिमांड। हम बहुत सारे आइटम क्या होता है कि पूरे साल उनका प्रोडक्शन होता है लेकिन जरूरत उनकी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही पड़ती है। अब क्वेश्चन है कि हम पूरे साल प्रोडक्शन ही क्यों करें, जब जरूरत होगी तभी प्रोडक्शन कर लेंगे। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब उनका पीक सीजन आता है तो उनकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि साथ के साथ प्रोडक्शन करके आप उनकी सप्लाई को
कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उनकी उनका प्रोडक्शन थ्रू आउट ईयर चलता रहता है, ताकि जब जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी इमीडिएटली आप उनको प्रोवाइड करा सके। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको देख लो, जैसे है कि अम्ब्रेला हो गया, रेनकोट हो गया, ये प्रोडक्शन तो इनकी पूरे ईयर होती है, लेकिन जरूरत इनकी कब पड़ती है? रेनी सीजन में। ऐसे गर्मी में एसी कूलर फैंस की जरूरत होती है, लेकिन गर्मी के टाइम पे इनकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है कि अगर उसी टाइम पे हम उनका प्रोडक्शन करें और उसी टाइम पे हम सप्लाई करने की सोचे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग इन आइटम्स की फुल ईयर प्रोडक्शन करते रहते हैं और उनको एक स्पेस में, एक कमर्शियल बिल्डिंग में, एक सेफ बिल्डिंग में स्टोर करते हैं, ताकि जब इनका सीजन आए, जब इनका पीक डिमांड आए, तो हम उन डिमांड को फुल फिल कर सके। ओके, होप यू अंडरस्टैंड माय दीज 2 पॉइंट्स। के अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंपनीज वांट कि दे डू द प्रोडक्शन इन ए लार्ज स्केल, कंसिडरिंग आज की उनकी जो डिमांड है वो, प्लस जो फ्यूचर में डिमांड आने वाली है उसके लिए। और वैसे भी मोस्टली कंपनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि जब जब वो कंपनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो वो उनके लिए इकोनॉमिकल होता है। बिकॉज जब आप ज़्यादा मटेरियल बनाते हो तो उसके लिए ज़्यादा रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो जब आप अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल बल्क क्वांटिटी में खरीदते हो तो वो आपको काफ़ी चीप पड़ जाता है। और सेकेंडली, जैसे कोई कंपनी होती है, उसने अपने यहाँ मशीनें परचेज की हुई है, मैन पावर हायर किए हुए हैं जो कि फिक्स है, वो तो आप उनको तो बार बार हटा नहीं सकते या बुला नहीं सकते। तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए भी कंपनी चाहते हैं कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता रहे। तो सपोज करो अब आपने कोई प्रोडक्ट है, उसकी 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, लेकिन आज के टाइम में उनकी डिमांड 3 क्वांटिटीज की है, तो बाकी 7 क्वांटिटी का क्या करोगे? उन 7 क्वांटिटीज को रखने के लिए आपको कोई स्टोरेज एरिया तो चाहिएगा जो सेफ भी हो, तो उसके लिए भी स्टोर की जरूरत होती है। फिर नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, क्विक सप्लाई। क्विक सप्लाई में क्या होता है कि कई बार बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो एक रीजन में प्रोडक्शन उनकी होती है, प्रोड्यूस किए जाते हैं, और वो पूरे इंडिया में उनका कंजम्पशन होता है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, जैसे नॉर्थ में बना है लेकिन उसका ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्शन है, कोई साउथ में बना है तो भी उसका ऑल ओवर इंडिया में उसका कंजम्पशन होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि मटेरियल को हमें जहाँ पे प्लेस ऑफ कंजप्शन के पास में ला के रखना पड़ता है, ताकि जैसे उसकी रिक्वायरमेंट हो वो सप्लाई किया जा सके, और सप्लाई चेन की जो साइकिल है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। और सेकेंडली, आजकल बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हो गए, बहुत सारे का मोस्टली हर कस्टमर ऐसा होगा कि दे डोंट वांट टू टाई अप देयर कैपिटल इन होल्डिंग इन्वेंट्री। वो नहीं चाहते कि उनकी जो कैपिटल है, उनका जो पैसा है, वो सिर्फ इसलिए लगाएं वो कि उनके पास मटेरियल बेचने के लिए अवेलेबल मटेरियल होना चाहिए। वो क्या करते हैं कि जैसे उनके पास कोई ऑर्डर आता है, वो दे इमीडिएटली आस्क देयर सप्लायर टू सेंड दैट मटेरियल इमीडिएटली ऑन अर्जेंट बेसिस। अब आप कंसिडर करो कि सपोज आपको कोई अच्छा कस्टमर है जो आपको लगातार बिजनेस दे रहा है, और उसने आपको कोई मटेरियल की डिमांड की और आपके पास वो अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आपको ऑर्डर देगा, हो सकता है ऑर्डर है, लेकिन उसका माइंड में डाउट जरूर आ जाएगा। और आप ये भी मेरी बात से एग्री करोगे कि जो सेटिस्फाइड कस्टमर होता है, दैट कैन ब्रिंग बिजनेस टू द कंपनी, और डिससेटिस्फाइड कस्टमर जो होता है उससे कंपनी की फेस वैल्यू भी खराब होने के चांस रहते हैं। इसलिए अगर हमें क्विक सप्लाई देनी है, कस्टमर की डिमांड को कम्प्लीटली पूरा करना है, उसको सेटिस्फाई रखना है, तो भी हमें मटेरियल को अवेलेबल रखना पड़ेगा, जिसके लिए कि हमें अगेन वेयर हाउसेज की जरूरत होती है। और पांचवा पॉइंट हम कह सकते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन, इसको अगर मैं समझाऊं तो कि लाइक कोई मार्केट है, मार्केट में किसी गुड्स की जरूरत पड़ रही है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी आपके पास कम है, तो स्वाभाविक सी बात है, जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ेगी। अब वाइस वर्सा भी ऐसे ही होता है। सपोज करो आपने बहुत सारा मटेरियल स्टोर करके तो रख लिया, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपको तो मटेरियल निकालना है, निकालने के लिए आपको मटेरियल सस्ता देना पड़ेगा, तो फिर भी सप्लाई डिमांड का जो साइकिल है वो टूट जाएगा। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग अपने एक स्टोर में एक सफिशिएंट क्वांटिटी में मटेरियल को अवेलेबल रखें, जिससे कि उसकी डिमांड सप्लाई कंप्लीट की जा सके टाइमली, और जब जब जिस जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो, हम मार्केट में उस मटेरियल को दे सके। इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी स्टेबलाइज होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक वेयर हाउस होने से हम लोग प्रोडक्ट की प्राइस को भी स्टेबलाइज करके रख सकते हैं। And one more important thing is that we can
अवेल द फाइनेंस ऑल्सो। अगर आपने अपने वेयर हाउस में कुछ मटेरियल प्रोडक्ट्स करके बना के रखा हुआ है, तो और उसके बाद आपको किसी पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, आपको कुछ फाइनेंस की जरूरत होगी, तो आप वेयर हाउस मैनेजर से जो इन्वेंट्री पड़ी है उसकी लिस्ट डाउनलोड करा के उस पर साइन करा के और कंपनी के ऑथराइज सिग्नेटरी से साइन करवा के आप किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जिनको एनबीएफसी कहते हैं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट बैंक से, इवन प्राइवेट बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं। तो वेयर हाउस, अगर आपके पास वेयर हाउस, आपके पास इन्वेंट्री है, तो ये आपके लिए पैसा भी जनरेट कर सकती है। और लास्ट पॉइंट इज दैट प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गुड्स। तो वेयरहाउस में क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बनाने के बाद अगर आपके पास वेयरहाउस नहीं है तो यहाँ वहाँ रखा रहेगा, तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद उसकी क्वालिटी डिट्रॉइट होए, या मटेरियल खराब हो जाए, मटेरियल टूट जाए। तो उसके लिए भी आपको वेयरहाउस की जरूरत होती है, क्योंकि वेयरहाउस, जो आइडियल वेयरहाउस होते हैं, जो अच्छे वेयरहाउस होते हैं, उनमें सब में प्रॉपर अरेंजमेंट होता है कि मटेरियल को किस तरह से सेफ रखा जाएगी, उसको स्टोरेज इस तरह से करी जाती है ताकि वो रेन, डस्ट, वाटर, मॉइस्चर, फायर, इस टाइप की सब चीज़ों से सेफ रहता है। और वो भी क्वालिटी उसकी डिटोरेट नहीं होती, क्योंकि टाइम टू टाइम उसको वेयर हाउस के जो पर्सनल्स होते हैं वो चेक करते रहते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली दे यूज टू टेल दैट टू देयर सीनियर्स ऑल्सो। सो अगर हम ये 7 पॉइंट कवर कर लें और उनको अच्छे से समझे, तो हम समझ सकते हैं कि वेयर हाउस की आज के टाइम में बहुत ज़रूरत है। इट हैज़ बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर एनी बिजनेस, फॉर ईच टाइप ऑफ कंपनी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। ओके। अच्छा दोस्तों, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था इस ब्रांड न्यू चैनल लॉजिस्टिक्स मेंटोर पे। और जैसा मैंने बताया था, ये सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, लेकिन अगर मैं इसी एक सिंगल वीडियो में ये सब टॉपिक क्लियर करूंगा तो 4 to 5 आवर्स का वीडियो बन जाएगा, जो कि बहुत बड़ा होगा। सो इट इज़ बेटर कि हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें। सो प्लीज़ study these 2 points which I have learnt in this video. And if you have any query related to this, please do mention me and do the comment. So here I once again request you to please do subscribe, share and comment the channel to motivate me, and open the bell icon so that you now don't miss the next lesson which I am going to record by tomorrow or day after tomorrow. Thanks for watching.